हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं नेपाल के नए सिटीजनशिप लॉ के बारे में। इसको लेकर अभी वहां पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो इस लॉ में क्या क्या कहा गया है, क्या इससे इंडियंस को थोड़े भी फ़ायदे मिलने वाले हैं या फिर इसमें क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, उन सब के बारे में मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर नेपाल के भी प्रेजेंट टाइम में जो हमें वहाँ की राष्ट्रपति देखने को मिलती हैं, उनका नाम विद्या देवी भंडारी हैं। तो अभी जब नेपाल में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि 2022 है, इसको प्रस्तावित किया गया था, या फिर अगर हम लोग कहें इसको दोनों सदनों से पार करने के बाद जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था, क्योंकि नेपाल में भी उसी तरीके के कानून है जिस तरीके के हमारी कंट्री में है। हमारी कंट्री में भी अगर कोई भी कानून जो है वो बनता है या फिर कोई भी विधेयक बनता है, तो उसे पहले दोनों सदनों से पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे देता है तो फिर वो जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है। तो इसी तरीके का हमें नेपाल में भी प्रोविज़न देखने को मिलता है। तो नेपाल में जो वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस विधेयक को वापस लौटा दिया, यानी कि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने इसे पारित नहीं किया और उन्होंने इसे सदन को दोबारा विचार करने के लिए वापस लौटा दिया। लेकिन जैसा हमारी कंट्री में होता है कि राष्ट्रपति के पास बस एक ही बार शक्ति होती है कि वो उसे वापस लौटा सकता है। बाद में अगर जो भी सदन रहते हैं वो उसको उसी तरीके से, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन ना किए बिना अगर दोबारा से भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। तो इसी तरीके का जो है वो नेपाल में भी प्रावधान है। तो इसी को लेकर अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है, क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस विधेयक को लौटा दिया था, लेकिन वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा थी, यानी कि जो दोनों सदन थे, उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजे गए नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन किया है, यानी कि उन्होंने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया है और इसे फिर से प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, यानी कि बिना इसमें कोई भी चेंज किए हुए राष्ट्रपति के पास फिर से भेज दिया गया है। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो क्या निर्णय लेती हैं, तो वो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ये जो है वो अभी वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन बनी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, तो राष्ट्रपति ने जो विधेयक वापस भेज दिया था दोनों सदनों के पास, जब उन सदनों में उस विधेयक को लेकर हम कहें तो वोटिंग हुई कि कौन जो है वो इसके समर्थन में है और कौन इसके समर्थन में नहीं है, तो जब ये बैठक हुई थी उसमें 195 ही विधायक मौजूद थे, जिनमें से 135 विधायकों ने इसे समर्थन दिया, यानी कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक लाया जा रहा था उसके सपोर्ट में, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे 135 लोग थे, और जो 60 लोग थे, जो 60 सांसद थे वहाँ पर, जो कि हमें विपक्ष की पार्टी के देखने को मिलते हैं, और ये जो 135 हमें देखने को मिल रहे हैं, ये वहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं उनके हमें देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो वहाँ पर जो 135 जो लोग थे 195 में से, उन्होंने उस विधेयक को समर्थन प्रदान किया, और जो 60 सांसद हुआ करते थे उन्होंने इसके खिलाफ मतदान दिया है, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो है विधेयक पारित हो। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें 195 में से जब 135 लोगों ने इसको समर्थन दे दिया, तो इस वजह से इसे फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। तो अभी हाल ही में इसका कोई अभी रिजल्ट नहीं आया है कि इसका जो परिणाम होगा, या फिर हम लोग कहें राष्ट्रपति जो है वो अब अपना निर्णय क्या लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अभी ये जो विधेयक लाया जा रहा था वो किसको प्रस्तावित करने के लिए लाया जा रहा था, तो नेपाल में अभी तक नागरिकता के लिए एक विधेयक बना हुआ था जो कि 2006 का विधेयक है। नेपाल में जो है इसे 2063 कहा जाता है, क्योंकि नेपाल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में जो 2022 वाला जो ईयर है वो 276 ईयर वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग वहाँ पर जो 2006 हुआ करता था उसे 2063 BC कहा जाता, BS कहा जाता है। तो अगर हम लोग इसे कहें तो ये 2006 का वहाँ पर कानून था। तो अभी जो नागरिकता विधेयक लाया
लाया जा रहा था वो इसमें संशोधन करने वाला था। तो अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में जो विधेयक पेश किया गया था, जो दोनों सदनों से पारित किया गया था पहले, तो वो कब किया गया था, तो उसे 14 जुलाई को भेजा गया था दोनों सदनों के पास, जिस पर अगर हम लोग कहें ये 2 साल से अधिक समय से चर्चा करने के लिए अगर हम लोग कहें ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। यानी कि ये जो विधेयक है इसको ये लोग 2020 में ही प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन जो भी सिचुएशन बनी हो उस वजह से इन्होंने अभी इस ईयर यानी कि 2022 में 14 जुलाई को ये जो विधेयक है वो भेजा था दोनों सदनों के पास। और जब दोनों सदनों से ये जो विधेयक है वो 30 जुलाई के समथिंग वहाँ से पारित हो गया था और फिर उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। लेकिन राष्ट्रपति जो हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने 16 या फिर 17 अगस्त को इसे दोबारा सदन के पास लौटा दिया था विचार करने के लिए। तो अभी वहाँ से फिर से वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरीके का हमें वहाँ पर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है वो 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। किस वजह से, तो राजनीतिक दल इस पर आम सहमति बनाने में विफल रहे थे। यानी कि जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ही हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था, वो ही इसके लिए उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी कि इस कानून को पारित किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो इस वजह से ये काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा था, लेकिन अब इसे पास कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी इस पर जो है वो पूरा निर्णय आना बाकी है कि ये जो अधिनियम है, ये जो विधेयक है वो कानून बनता है या फिर नहीं बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल हैं और राष्ट्रपति द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो विधेयक लाया जा रहा है वो बेसिकली लाया जा रहा है वहाँ पर जो भी नेपाली पुरुष रहते हैं वो अगर किसी भी विदेशी महिला से विवाह करते हैं तो उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए। यानी कि अगर हम लोग बात करें, नेपाल जो है वो 2006 तक एक राजतंत्र कंट्री हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 2006 के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई और उनका जो संविधान लागू हुआ था वो 2015 में लागू हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो कि नेपाल का है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि नेपाल का है और वो किसी दूसरे देश की महिला से विवाह करता है, या फिर चाहे वो हमारी कंट्री की ही क्यों ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कंट्री और नेपाल के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ पर एक दूसरे के शादियाँ भी हो जाती हैं। तो इसी तरीके का अभी तक हुआ करता था। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा था, इसका ये रिज़ल्ट आ रहा था कि जब अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि नेपाल का कोई पर्सन है और वो हमारी कंट्री की किसी महिला से शादी कर लेता है, तो उसको नेपाल में जाना पड़ता था रहने के लिए। तो इस वजह से उसे हमारी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़कर नेपाल की सिटीजनशिप अपनानी पड़ती थी। लेकिन अभी तक के प्रावधानों के अनुसार उसे 7 साल तक वेट करना पड़ता था और 7 साल के बाद जो है उसे नागरिकता नेपाल की मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कहें अब 7 साल हो चुके हैं, क्योंकि नेपाल का जो संविधान लागू हुआ था वो 2015 में लागू हुआ था और उसके 7 साल बाद भी जो महिलाएं थीं उनको नेपाल की वहाँ की नागरिकता नहीं मिल पाई। तो इस वजह से उन्हें दूसरा जो कानून है वो लाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो इसी वजह से वो अभी ये जो कानून है जो कि इस साल पेश किया जा रहा है वो लेकर आए थे। तो इसमें जो बेसिकली ये किसके लिए लाया जा रहा है, तो ये ऐसे नेपाली पुरुषों से विवाह करने वाली महिलाओं के लिए लाया जा रहा है जो कि विदेशी महिलाएं हैं, तो उन्हें नेपाल की नागरिकता प्रदान हो सके। इसके अलावा उन महिलाओं के लिए तो चलो प्रावधान था कि उनको 7 साल के बाद मिल जाएगी, लेकिन जब वो महिलाएं जो है वो अगर बच्चे पैदा कर रही हैं, क्योंकि जब 7 साल का लंबा टाइम जो उनको दिया जा रहा है उसके बाद उन महिलाओं को तो नागरिकता प्राप्त हो भी जाएगी, लेकिन उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनको नागरिकता प्राप्त होगी या फिर नहीं होगी, इसका अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट था जो इसमें शामिल किया जा रहा था। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो साथ ही उनसे पैदा होने वाले बच्चों को भी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया था। लेकिन इस प्रावधान के अनुसार, अब ये जो है वो मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, इस लॉ के अकॉर्डिंग या फिर इस विधेयक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बच्चा जिसकी माँ नेपाली है लेकिन उसका जो पिता है वो अप्रमाणित है, यानी कि अगर हम लोग कहें
कि ऐसी कोई भी महिला है जिसका बच्चा है जो वो महिला जो है वो नेपाली है, उसकी जो नेपाल की सिटीजनशिप मिली हुई है, लेकिन उसका जो बच्चा है उसको अगर सिटीजनशिप लेनी है लेकिन उसका जो फादर है वो अनआइडेंटिफाइड है, तो उस महिला को ये सिद्ध करना होगा कि उसका जो पिता है वो अनआइडेंटिफाइड है। यानी कि अगर हम लोग कहें तो जैसे कि अगर वो महिला जो है उसका, अगर हम लोग कहें उस बच्चे का जो पिता है वो किसी और कंट्री का है या फिर नेपाल का ही है, ये उस महिला को प्रूफ करना होगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, अगर इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें, अगर कोई ऐसा पर्सन है या फिर ऐसा कोई पुरुष है जिसका बच्चा है लेकिन उसकी बच्चे की जो है वो माँ नहीं है, तो उस पुरुष को ये सिद्ध नहीं करना होगा कि उस बच्चे की जो माँ है वो अनआइडेंटिफाइड है या फिर नहीं है। यानी कि ये जो रूल था वो केवल महिलाओं पर ही लागू हो रहा था कि उन्हें उस बच्चे के पिता को ये प्रमाणित करना होगा कि वो आइडेंटिफाइड है या फिर अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन पुरुषों के संबंध में ये जो कानून है वो लागू नहीं किया जा रहा था। और चूंकि वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला ही हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस कानून को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इसे वापस लौटा दिया। तो ये जो है इसमें प्रावधान किया गया था। तो इसमें बेसिकली क्या था कि ऐसी महिलाएं जो कि किसी नेपाली पुरुष से विवाह करती हैं और वो किसी दूसरे देश की हैं, तो उनको नागरिकता प्रदान करने के संबंध में, और उनके जो बच्चे पैदा होंगे या फिर नेपाल में अभी तक भी जो भी बच्चे थे तो उनको किस तरीके से नागरिकता प्राप्त होगी, इसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया था। तो बेसिकली ये जो है इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और इसका जो कंट्रोवर्सी का इशू है वो ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें महिलाओं को प्रमाणित करना पड़ेगा कि उस बच्चे के जो पिता हैं वो आइडेंटिफाइड हैं या फिर अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन पुरुषों के संबंध में ये लागू नहीं होता है। तो इस वजह से ही इसका विरोध किया जा रहा था। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब अभी तक क्या प्रावधान था हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू तो दे ही दिया है कि 2015 के नागरिकता कानून के अनुसार यदि कोई भी नेपाली पुरुष किसी विदेशी महिला से विवाह करता था तो उस महिला को 7 साल के बाद नेपाली नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 20 सितंबर 2015 जिस दिन नेपाल के संविधान को लागू किया गया था, उससे पहले जन्म लेने वाले सभी पात्र नेपालियों को प्राकृतिक नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें नेपाल जो है उसका संविधान जो है वो 2015 में बना था, तो उसके अकॉर्डिंग 2015 से जन्म लेने वाले 2015 से पहले जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे थे या फिर जो भी लोग थे उनको नेपाल की प्राकृतिक नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। लेकिन 2015 के बाद अगर वहाँ पर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको किस तरीके से नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसका उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि उनके बच्चों को कानून के अभाव में नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान संघीय कानून द्वारा निर्देशित होगा। कानून के लागू होने के 7 साल बाद भी संघीय कानून तैयार नहीं किया गया, तो इस वजह से नेपाल के जो बच्चे थे उन्हें अभी तक नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। यानी कि 2015 से पहले जिन बच्चों का जन्म हुआ था उन्हें तो नेपाल की नागरिकता मिल गई थी, लेकिन 2015 के बाद अगर जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई भी वहाँ पर संघीय कानून नहीं बना हुआ था। तो इस कानून को बनाने के लिए ही ये जो लॉ है वो लाया जा रहा था, यानी कि अभी जो अमेंडमेंट है वो इस वजह से लाया जा रहा था। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि अभी तक नेपाल में सिटीजनशिप का क्या प्रावधान था और अब उसमें क्या चेंज किए जा रहे हैं। तो अब उसमें यही किया जा रहा था कि मतलब अगर वो महिला ये सिद्ध कर देती हैं कि उस बच्चे का जो पिता है वो अनआइडेंटिफाइड है, अगर है किसी का, तो उसे तुरंत ही वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि अब वहाँ पर जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी महिलाएं जो विदेशों से आई हैं और वो नेपाली पुरुष से विवाह करती हैं तो उनको तुरंत नेपाल की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसी को लेकर ये जो कानून है वो अभी लाया जा रहा था, लेकिन अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, क्या ये पारित हो पाता है और एक कानून बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। तो उसके बारे में आप लोग आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि नेपाल के अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारी
यहाँ आप लोगों को एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस, एमपीपीएससी प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस के टेस्ट सीरीज, सीसेट और एनसीईआरटी का सिलेबस, इसके अलावा एमपी एसआई और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़कर अपनी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।